नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर हमने पढ़ा था, रिलीजियस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। वो पार्ट 1 था और अब हम आ गए हैं पार्ट 2 में। और इसमें हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, प्रतिभा प्रतिभा पुले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान बहुत फेमस है, आपने इनका नाम सुना होगा। तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम रिफॉर्मर इन इंडिया थे। जो सबसे पहले मुस्लिम रिफॉर्मर थे वो यही थे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और इनका जो मैक्सिमम वर्क है, इन्होंने जो मैक्सिमम अपना काम किया है, अपने मूवमेंट को, अपने प्रोपेगेंडा को चलाया है, वो मैक्सिमम अलीगढ़ में चलाया है। और इसीलिए इनके मूवमेंट को अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना था दोस्तों, ये कहते थे कि इस्लामिक जो भी लॉ है, इस्लामिक लॉ में मॉडर्न और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। मतलब इनका कहना ये था कि जो इस्लामिक में जो लिखा हुआ है उसमें हर चीज़ वो सही नहीं। जैसे हिंदू रिफॉर्मर भी कहते थे कि हर चीज़ वो सही नहीं, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया, पॉलीगैमी हो गया। अगर वो लोग ये चीज़ को मान रहे हैं तो वो हर चीज़ सही नहीं, उसमें थोड़ी सी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते थे कि जो मुस्लिम की जो मुस्लिम लॉ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करके उन्हें पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ चाहते थे। और ये और इनका वुमेन का इम्प्रूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने इन्होंने टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन थ्रू द बेटर एजुकेशन, मतलब कि वुमेन्स को इन्होंने एजुकेशन की बेटर एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं पर्दा सिस्टम और पॉलीगेमी को अपोज भी किया। दोस्तों, पर्दा सिस्टम और पॉलीगेमी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड सॉरी, इन्होंने साइंटिफिक लिटरेसी सोसाइटी इस्टेब्लिश की 1867 में, जहाँ पे ये इसका मेन एजेंडा, मेन प्रोपेगेंडा क्या था कि जो भी आर्टिकल, साइंटिफिक आर्टिकल छपते थे यूरोप में, इनको ये क्या करते, उर्दू लैंग्वेज से कन्वर्ट करते थे, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को उसके बारे में नॉलेज देते थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मोहम्मदिन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी 1875 यानी 1875 में, फॉर साइंटिफिक एंड इस्लामिक लर्निंग। मतलब साइंटिफिक और इस्लामिक लर्निंग दोनों को मिला के ये यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और बाद में इसी का नाम AMU कर दिया गया 1920 में यानी 1920 में। और इन्होंने दोस्तों वुमेंस के एजुकेशन के लिए बहुत वर्क किया है और स्कूल्स भी बहुत खुलवाए। हालांकि उस टाइम बहुत पहले के ज़माने में होता क्या था कि लड़कियों के एजुकेशन को उतनी महत्व नहीं दी जाती थी। उन्हें बस ये कहा जाता था कि आप पर्दे में रहो, घर में रहो, बस यही। उनकी कोई कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो इन्होंने वुमेंस का जो पोजीशन है वो सोसाइटी में बहुत ऊपर करने की बहुत कोशिश की, और इसलिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी खुलवाए थे, ठीक है। और इनका ये कहना था कि सिर्फ बुकिस नॉलेज ज़रूरी नहीं है, साथ साथ इथिक्स भी चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने एक बुक भी लिखा था, तहजीब उल अखलाक। मतलब इस बुक में ये बताते थे कि इथिक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का आप नाम याद रखना, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं INC का अपोज भी करते थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपोज करते थे, ठीक है। और ये कहते थे कि मुस्लिम्स को INC ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि वो INC के खिलाफ थे तो हिंदुओं को भी खिलाफ थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसा क्यों नहीं था वो मैं अभी इस कोड जो लिखा हुआ है इसमें मैं बताऊँगा, ठीक है। और इसी की वजह से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की थी, UPA। दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद ये पटना कोर्ट में इनका बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटीफुल आइज ऑफ अ ब्राइड, ठीक है। इफ़ वन आइज डैमेज द ब्राइड वुड लुक अकली। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन के दो आँख हैं, ठीक है। अगर एक आँख खराब हो गया, एक आँख अगर डैमेज हो गया तो वो ब्राइड बहुत अगली दिखेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस कोट से ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये बहुत प्रमोट करते थे। हालांकि मुस्लिम्स के लिए तो वर्क करते ही थे, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की भी बात करते थे, ठीक है। तो ये था हमारे सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले इस पार्ट 1 में हमने एक हिंदू रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, जो कौन थे, राजा राम मोहन राय। और इसमें हमने पढ़ा सर सैयद अहमद खान के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों, ये 1875 में न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? मैडम SP बालवत्स्के और कर्नल MS ऑलकिट।
ये न्यूयॉर्क में ये सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी। किससे इंस्पायर्ड होकर? इंस्पायर्ड बाय इंडियन थाउट एंड कल्चर। इंडियन थाउट और कल्चर से इंस्पायर होकर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी। और 1882 में 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये किस बेसिस पे काम करती थी, इसका मतलब इसका सोचने का तरीका क्या था? ये तीन चीज़ को मिला के चलते थे, हिंदुज़म के थॉट को, बुद्धिज़्म के थॉट को और पारसिक्स के थॉट को। और 1893 में एनी बेसेंट को इसमें एनी बेसेंट भी ज्वाइन कर लिया इन्होंने। और 1897 में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था इसका। अब ये एनी बेसेंट कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट एक सोशलिस्ट थी और वुमेंस का राइट के लिए अपनी आवाज़ उठाती। ठीक है, सभी वुमेंस का राइट के लिए आवाज़ उठाती थी ये। और इसका इस सोसाइटी का एम क्या था? टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब यूनिवर्सल भाईचारा के बारे में बात करते थे, ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात करते थे, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट, कलर, मतलब किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी की ब्रदरहुड की बात करते थे। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1898 में, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड दी वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट आर टाउट, मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में और वेस्टर्न जो ठाउट थे, वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट थे वो भी पढ़ाए जाते थे। और दोस्तों इसी को नाम दे दिया गया 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम तो आप सब ने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद एक और दोस्तों आता है ज्योतिबा फुले। तो ये कौन थी? ये थे एक दलित रिफॉर्मर, दलित सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने दलित के लिए बहुत काम किया था। दलित से मेरा मतलब है SC और ST। ठीक है, और इन्होंने एक समाज का भी स्थापना किया था जो था सत्यशोधक समाज। ठीक है, और ये क्या करते थे? फाउट फॉर सोशल राइट ऑफ दलित के सोशल राइट के लिए ये लड़ते थे। और इन्होंने दलित बॉयज़ और लड़के और लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी खुलवाए थे। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी गुलामगिरी, जो मराठी में थी। इस बुक में इन्होंने ये बताया था कि दलित जो है उनका कैसे शोषण किया जाता है समाज में। ठीक है, हिज मूवमेंट और उनकी जो मूवमेंट थी, ये जो समाज थी, इन्होंने इस समाज ने एक प्लेटफॉर्म दिया किसको? दलित को, महाराष्ट्र में अपने राइट के लिए लड़ने के लिए। और वो अपनी वाइफ की मदद से, जो सावित्री बाई थी, उनकी मदद से इन्होंने पूना में गर्ल्स स्कूल भी खोला था। और ये विडो रिमैरेज भी करवाते थे। विडो रिमैरेज मूवमेंट हुई थी महाराष्ट्र में, उसके ये पॉइनियर थे। और इन्होंने विडोज़ के लिए, मतलब विधवाओं के लिए एक मतलब कि होम भी बनवाया था 1854 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था ज्योतिबा बाई फुले के बारे में। तो दोस्तों ये था अपना पार्ट 2 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। अब दोस्तों आएगा जो पार्ट 3, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें स्टार्ट करता तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो उसको मैंने सोचा कि इस अलग ही लेक्चर बना दो। तो उसमें हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कहीं ना कहीं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं शुभम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।